नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि कहीं ना कहीं कई जगह पर डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है। पार्ट यूं है कि हाल ही में एक स्पेनिश न्यूज़पेपर ने इंडियन ग्रोथ को दिखाते हुए एक स्नेक चार्मर की फोटो दिखाई है, एक सपेरे की फोटो दिखाई है और इंडिया की ग्रोथ के लिए कहा है कि देखिए इंडिया की ग्रोथ कैसे हो रही है। यानी कि कोई बांसुरी लेके बजा रहा है और ग्रोथ रेट चलना शुरू हो रही है। हालांकि इस बात का हमारे पुराने अनुभव से बहुत बड़ा संबंध है। कौन सा अनुभव? आपको ज्ञात हो कि इंडिया को अंग्रेज स्नेक चार्मर्स कह के पुकारा करते थे। कहते थे कि ये लोग सपेरों का देश है, यहाँ के लोग सांप का खेल देखकर बड़े हुए हैं। यही कारण है कि स्पेनिश न्यूज़पेपर ने भी इंडिया की उसी पुरानी इमेज को लेकर के हमारे साथ में मजाक कर लिया। खैर कोई नहीं जी, हम मजाक का जवाब कहकर नहीं दिखाकर करते हैं। क्या? आइए शुरू करते हैं। साथियों, यह कंट्री है स्पेन और इस स्पेन ने, जो कि यूरोप का एक कंट्री है जिसने इस प्रकार का भाषणबाजी किया है, उसे अब हम कुछ तथ्य दिखाते हैं। वो तथ्य जिन्हें आईएमएफ कहता हुआ नहीं थक रहा है। आईएमएफ, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वो संस्था है जिसे दुनिया की दो सबसे बड़ी बैंकों में शुमार किया जा सकता है। अंदाजा इसी बात से लगा लो कि 189 देश इसके मेंबर हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ नाम से दो संस्थाओं का गठन हुआ था और उन्हीं संस्थाओं के अंदर इसका नाम सर्वोपरि है। यानी कि जब भी कोई देश दिवालिया होने वाला होता है तो आईएमएफ की शरण में जाता है। मैंने मल्टीपल टाइम कवर किया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाकर अपने लिए मदद की गुहार लगाया है और बेल आउट पैकेज मांगने में कामयाब भी हुआ है। इसी आईएमएफ की तरफ से डेप्यूटी डायरेक्टर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखिए। क्यों ऐसे कहा? इन्होंने कहा, ए लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जनाब, ये कोई और नहीं, किसी के पेड वर्जन में नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने बकायदा इंडिया की तारीफ में ये सारी बातें कही हैं। लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया आईएमएफ हेल इंडिया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम। इन्होंने तारीफ में कहा कि इंडिया ने जिस प्रकार से इतने बड़ी आबादी के साथ, अगर फिगर्स पर चले जाएं तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अगर हम सब तरह से सही मानकर चलें तो हमारी देश की आबादी 1-2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में भी हम मेजॉरिटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। इस बात को आईएमएफ ने अप्रिशिएट किया और क्या क्या बातें कही, आइए देखते चलते हैं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक के लिए आप लोग मार्वल हैं, एक ऐसी स्थिति जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। आप इस बात को सुन भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो बोला है, मैं केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि सीकिंग टू हेल्प पीपल एट ए लो इनकम लेवल रीचिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ये एक लेसन है जो हमें इंडिया से सीखना चाहिए। आज हम इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे आपके सामने कि इंडिया ने कैसे अपने आप को, मैंने हमेशा आपसे एक बार पहले भी ऐसा एक सेशन डिस्कस किया था जिसमें बताया था कि किस प्रकार से दुनिया के सबसे गरीब देश से होते हुए आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए इस दशक के खत्म होने से पहले पहले तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। हंसने वाले हंसते रह जाएंगे और हम करके दिखा जाएंगे। ऐसी स्थिति में आईएमएफ तो हमारी तारीफ कर ही रहा है, लॉजिस्टिक मार्वल कह के हमारी प्रशंसा कर रहा है। हम बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर इन्होंने हमारी तारीफ की है, कैसे भारत ने अपनी इन उपलब्धियों को प्राप्त किया, और हम ये भी बताएंगे कि इन उपलब्धियों को लेने के लिए हमारे देश में राजनीतिक पार्टीज में किस प्रकार से क्रेडिट की लड़ाई लग रही है। सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी मैं पहले यह दे दूं कि आईएमएफ के द्वारा एक समझिए कि रिपोर्ट निकाली जाती है जो कि हर 6 महीने में निकाली जाती है। आउटलुक के नाम से आप उसे जानते हैं, और उसके अंदर हर 6 महीने के अंदर ग्रोथ को लेकर प्रोजेक्शंस दिए जाते हैं। उसमें इंडिया की ग्रोथ को लेकर के जो प्रोजेक्शंस दिए गए हैं वो भी काफी सकारात्मक हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से जो उन्होंने पहले बताए उससे कम है, लेकिन फिलहाल के लिए औरों की तुलना में सकारात्मक हैं। इन सारी बातों की चर्चा आज के सेशन में होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा देता हूं। चर्चा यह है कि हमारे सामने शुभम सागर नाम से जो व्यक्ति आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने रीलेवल बाय अनअकैडमी के थ्रू अपनी जॉब पाई है। ये वो कंपनी है जो मात्र एक टेस्ट दिलाकर आपको 15 दिन के अंदर जॉब दिलाती है, और इस टेस्ट की कोई फीस नहीं है। आप मात्र इसके अंदर केवल आपको साइन इन करना है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप जाइए, टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर यदि आपके परफॉर्मेंस में आपको मार्क्स जो हैं, यदि आपको अपने परफॉर्मेंस के अंदर जो मार्क्स हैं, यदि वो 1000 में से 500 के रेंज में आ जाते हैं, 500 से अधिक नंबर अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित ही यहां पर आप 15 दिन के भीतर स्टार्टअप्स जो कि 800 से अधिक इंडिया के अंदर वर्किंग हैं, उनमें जॉब प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं।
इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों का डाउट ये होता है कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं क्या करूंगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए यहां पर बहुत सारे कोर्सेज सजेशन में दिए हुए हैं जिनकी निश्चित ही कोई फीस है, लेकिन समटाइम्स ये डाउट होता है कि क्या मैं फीस दे पाने के बाद भी, मैं उस फीस के बाद भी जो कोर्स देखूंगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो इसका जवाब ये है कि अनअकैडमी के ये रिलेबल बाय अनअकैडमी का जो कोर्स आपके लिए लाया गया है, इस कोर्स के अंदर 14 दिन के भीतर यदि आपको कोर्स पसंद ना आए तो आप उसे रिफंड कर सकते हैं, अपने पैसे पूरे वापस ले सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से अपने लिए इस कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इस बात को लेकर, यानी आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, इसे लेकर के बहस छिड़ी हुई है। मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि जब क्रेडिट देने की बात आती है तो स्वाभाविक है कि जिन्होंने भी इस काम को शुरू किया होगा वो चाहेंगे कि उन्हें इस चीज के लिए याद किया जाए। तो बीजेपी और कांग्रेस इस बात को लेकर, क्रेडिट को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। मुझे लेकिन ये लड़ाई अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? इसलिए अच्छी लगी, जहां एक और पाकिस्तान का जब हम केस डिस्कस करते हैं तो चोर चोर के नारे सुनते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर जहां देखे देश में बेइज्जत कराने का प्रयास करती है। हमारे देश में लड़ाई हो रही है लेकिन इस बात की कि हमने काम अच्छा किया या तुमने काम अच्छा किया। अगर काम की लड़ाई हो तो निश्चित ही देश की प्रगति छिपी होगी। तो साथियों, यहां पर आईएमएफ के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का मतलब तारीफ की गई कि आप बहुत अच्छा किए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ है। हम पूरी स्कीम आपको निकाल के बताएंगे, लेकिन कुछ बातें जान लीजिए। पी चिदंबरम साहब, जो कि पूर्व में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, फिर देश के वित्त मंत्री भी बने, इन्होंने कहा कि आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसकी तारीफ हुई है वो यूपीए गवर्नमेंट में आया था, जिस समय पर आप वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। बीजेपी ने कहा कि डेटा जो है वो हम लोगों को क्रेडिट के लिए दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने ये शुरू किया था, इस बात का क्रेडिट लेने के लिए बात हो रही है। पी चिदंबरम जी ने कहा कि आधार 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसकी तारीफ हो रही है ये 1 जनवरी 2013 को पेश किया गया था और दोनों ही यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। इन्होंने इनसे कहा कि बाद में पता चले कि भाजपा डीबीटी और आधार के लिए क्रेडिट लेने की कृपा करे, पहले मैं याद दिला दूं कि कौन सी सरकार ने किस चीज को पेश किया था। निश्चित ही ये बातें ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद में आपको यह लगेगा कि कोई भी इनिशिएटिव जब लिया जाता है उसका प्रभाव कितना दूरगामी होता है। अगर आधार आज से लगभग 13 साल पहले देश में आया था, आज उसकी तारीफ हो रही है। हालांकि उस समय सिक्योरिटी को लेकर जब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर के भी कई कयास लगाए गए थे। आज दुनिया में उस चीज की तारीफ हो रही है और इस तारीफ को आप लोगों ने इस वीडियो में, जिसमें कि आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर बोल रहे हैं जिनका नाम है पाओला मौर्य, उनके माध्यम से सुन ही लिया होगा। नहीं तो मैंने उनका जो वर्जन है वो आपको सुनाने का प्रयास किया ही है। आगे बढ़ते हुए आपको मैं थोड़ी जानकारी और देना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में आए तो उन्होंने इस कार्य को 12 दिसंबर 2014 को पूरे देश में लागू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत जो है वो शुरुआती चरण में केवल 43 जिलों के अंदर एज ए पायलट प्रोडक्ट रन की गई थी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में 12 दिसंबर 2014 को इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया और इसकी वजह से देश के अंदर जहां तहां पैसे ट्रांसफर डायरेक्ट बैंकों में करने थे उसके लिए बैंक खाते खुलवाए गए, यानी कि जनधन अकाउंट को खोलाया गया। तो डीबीटी के तहत पैसे ट्रांसफर करने का तरीका क्या था? तरीका यह था कि देश के अंदर बहुत सारे बैंक खाते खुलवाए गए, उन्हें मोबाइल नंबर से लिंक किया गया, आधार से लिंक किया गया। इसी को आपने जनधन आधार मोबाइल स्कीम के नाम से जाना। जनधन का नाम था खाता, आधार आपका एक यूनिक आईडी कार्ड था और मोबाइल ताकि आपको अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल सके, मोबाइल नंबर से उन्हें कनेक्ट कर दिया गया। आज देश की खुशी की बात यह है, किसी ने भी अगर पौधा उन्होंने लगाया, पेड़ के लिए पानी उन्होंने दिया, हम तो यही मानेंगे कि आप दोनों ने ही हमारे देश में हमारी चुनी हुई सरकार के रूप में काम किया। दोनों ही पार्टी, चाहे यूपीए ने काम किया हो चाहे एनडीए ने काम किया हो, काम में जो लागत आई वो आपने और हमने टैक्स के रूप में पे की। बस हमारी चर्चाएं नहीं होती, क्रेडिट लेने वाले क्रेडिट लेके चले जाते हैं। जी हमने इनको क्रेडिट भी दिया, हमने कहा एक ने पौधे लगाए और एक ने पानी देके उन्हें बड़ा किया, दोनों ही महान हैं। लेकिन चलिए अभी साथ साथ खुशी मनाते हैं। खुशी इस बात की कि टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की मतलब जानकारी के अनुसार 25,66,377 करोड़ रुपए का भारत अभी तक सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर चुका है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ
कि अगर कोई भी आवश्यकतामंद है, यानी किसी को स्कॉलरशिप मिलनी है, किसी को सब्सिडी मिलनी है, किसी को मातृत्व का लाभ मिलना है, कुछ भी लाभ जो सरकार सीधा किसी व्यक्ति को देना चाहती है, अब वो बिचौलियों के माध्यम से नहीं, सीधा खातों में ट्रांसफर किया जाता है। देश में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो MGNREGA के अंदर, NSAP के अंदर, स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन योजना के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर तमाम प्रकार से लागू की जा रही है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा के अंदर धन का हस्तांतरण हो रहा है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो टोटल डीबीटी जो वर्ष 2021-22 में हुआ वो 6.16 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और आप देख सकते हैं कि लगातार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बढ़ता जा रहा है, यानी जो जरूरतमंद व्यक्ति है सरकार का लाभ यानी कि सब्सिडी, उदाहरण के लिए जो आप में से अधिकांश जो मेरे लिसनर हैं उन्होंने फील भी किया होगा, जैसे याद दिलाऊं, आप में से बहुत से लोगों ने गैस सिलेंडर जब परचेज किए होंगे तो पैसे पूरे पे किए होंगे, लेकिन आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में बाद में मिली होगी। इसका सीधा अर्थ यह था कि आप एक बार पैसे दे दीजिए, उसके बाद में आपको सरकार यह याद दिलाएगी कि हम इतनी सब्सिडी आपको देते हैं। हालांकि बहुत से अकाउंट्स में अब सब्सिडी आना लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। 2021-22 के अंदर सरकार ने 630 लाख करोड़ रुपए अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कवर किए हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सरकार है उसका उद्देश्य केवल इतना है कि आप सब तक इस डीबीटी के माध्यम से 100% लोगों को कवर करते हुए लाभ पहुंचाए जाएं। ऐसी तमाम स्कीम मेरे सामने लिखी हुई हैं जिन्हें मैं आपको यह बता सकता हूं कि सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से इन्हें सब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कई पेजेस पे मैंने डाली हैं, जो क्लास पूरी होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर आप लोगों के लिए पुट कर दूंगा। केवल इतना सा रेफरेंस के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि सरकार लगातार डीबीटी की वैल्यू बढ़ाए जा रही है, ईयर वाइज ट्रांसफर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आधार कार्ड की, जिसके बारे में कहा गया 2009 में शुरू किया गया था, जिसकी तारीफ खुद IMF कर रहा है। इसकी शुरुआत की थी 2009 के अंदर, और साथियों 131 करोड़, यदि देश के अंदर 138 करोड़ के आसपास आबादी है तो हमारे यहां 131 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं, यानी हर व्यक्ति की एक यूनिक ID कार्ड बन चुकी है। आप यह मानकर चलिए कि हमारे देश में इसी को जोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गए थे उनकी संख्या भी साथियों बढ़कर के 44.23 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो है उनके अंदर 2021 के अंदर खोले जा चुके हैं, यानी लगभग 50 करोड़ जनधन अकाउंट हमारे पास में है। बात करी जाए बचत खाते खुलवाने की, तो बचत खाते खुलवाने के अंदर स्वाभाविक है कि जो शहरी क्षेत्र है वो तुलनात्मक रूप से आगे है और ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन वहां लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अवेयरनेस देने के। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? केवल इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन चीजों की प्रशंसा हो उन्हें आपको भी उनकी जानकारी जरूर हो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके प्रति आपके मन में देश के लिए एक ऐसा विचार पैदा होता है जिसको देखकर आपको लगता है कि हां हमने कुछ किया है, जिस वजह से हमारी तारीफें हो रही हैं। आपको जानकर के और अच्छा लगेगा जब देश के डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात की जाती है। साथियों, देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की अगर वैल्यू अनुमानित की जाए तो 9,60,581 करोड़ रुपए का हम लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। ये आप बिलियंस में देख रहे हैं, यानी 5.4 बिलियन का हम लोग मार्च 2022 में किए थे। फरवरी के अंदर हम थोड़ा कम किए थे, यानी कि हम लगातार जो डिजिटल पेमेंट है उसको भी बढ़ावा दिए जा रहे हैं। और यूपीआई ट्रांजैक्शन तो 11.17 ट्रिलियन रुपीस का आंकड़ा क्रॉस कर चुका था सितंबर के अंदर, ये डेटा बताते हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे सरकार के द्वारा जो अन्य कार्य किए गए हो, वो सभी वाकई में तारीफ के काबिल हैं और उन सबके प्रति देश का जो संयुक्त प्रयास है वो निश्चित ही मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, IMF के पार्ट 2 पर चलते हैं। साथियों, IMF की तरफ से जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है, देखिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने क्या कहा है मैं वो बताता हूं। इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड ए ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्क हॉरिजन बिकॉज इट हैज बीन ए फास्ट ग्रोइंग कंट्री। मतलब इनको भी लगता है कि इस पूरे अंधियारे के समय में अगर कोई चमकता हुआ सितारा है तो वो भारत है। ये कौन कह रहे हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कह रही हैं। आप लोग न्यूज के अंदर 13 अक्टूबर की एक खबर को गौर करें और देखें कि इंडिया इज ए ब्राइट लाइट इकोनॉमी बट की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड फॉर $10 ट्रिलियन। यदि ये $10 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहते हैं, इस $10 ट्रिलियन की व्यवस्था का मतलब क्या है? देश अगर चाहता है कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक रूप से सुधार करने की आवश्यकता होगी, ऐसा IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट का दावा है। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही है। स्पेनिश अखबार वाले हो सकता है कि उनका ज्ञान थोड़ा पुराना हो, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने
जिस तरह से हमें हमेशा देखा वो अभी उस हैंगओवर से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन इंडिया को लेकर के आईएमएफ जैसी संस्थाएं जब ये बोलती हैं कि इंडिया दुनिया के लिए एक किरण है, उम्मीद की किरण है, एक ब्राइट स्पॉट है, तो ये निश्चित ही मतलब काबिल तारीफ है। साथियों, यहां पर जिन बातों की चर्चा की गई, स्वाभाविक है कि देश का 5वें स्थान पर खड़ा होना निश्चित ही सबके लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकता है, और ये अच्छे से समझने के लिए पर्याप्त है कि देश लगातार अपने पोटेंशियल का उपयोग करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, देश ने हायर एजुकेशन के अंदर, जहां बात आईआईटीज की हो, हमारे पास आज 23 आईआईटीज हैं। आईआईएम्स की बात करें तो आज 20 आईआईएम्स हैं। जहां हमारे पास यूनिवर्सिटीज की बात हो तो जहां 723 यूनिवर्सिटी थी, प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यकाल में 1043 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। देश की आवश्यकताएं हालांकि और भी हैं, और हर सरकार संरचनात्मक रूप से इन कार्यों का विकास करती है। हर किसी को अपने कार्य दिखाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि काम दिखता है तभी वोट मिलता है, और हर सरकार अपने कार्यों को शो करती है। खैर, हम लोग तो केवल इन सबसे इतना खुश हो सकते हैं कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए फिलहाल तो यही किए जा रहे हैं, जो कि हम इस दशक में निश्चित ही पूर्ण कर लेंगे। साथियों, आपको एक जानकारी मैं यहां पर और दूंगा। जो स्पेनिश न्यूज़पेपर ने बात कही कि हमारे द्वारा जो स्नेक चार्मर की कहानी कही गई कि देखिए ये लोग इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो 6.8 दशमलव के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि तुलनात्मक रूप से कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं से काफी ऊपर है। जहां दुनिया के अंदर हमारी तरह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात होती है तो उससे हम दोगुनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमसे हमारे आसपास के क्षेत्र में अगर कोई और तेज बढ़ रहा है तो उसका नाम सऊदी अरब है। अदरवाइज दुनिया के सब देश इंडिया की तुलना में थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं। इसका सकारात्मक बिंदु आप यहां से यह भी निकाल सकते हैं कि लगातार दुनिया आगे बढ़ने की चाह तो रखती है, लेकिन शायद क्या पता इंडिया की तरक्की से चिढ़ती हो, तभी तो हमें स्पेनिश न्यूज़पेपर के अंदर इस प्रकार की चीजें सुनने को मिलती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल अंकित इंस्पायर इंडिया आप सभी के प्यार से यदि 1 मिलियन क्लब में शामिल होता है तो हम एक बेहतरीन सा गेट टुगेदर करना प्लान करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि अगर हम कभी इस दिशा में पहुंचे तो आप किस तरह से अपना एक मिलन समारोह कर पाएंगे, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन की अधिक जानकारी और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें टेलीग्राम पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।